सैटरडे 12 अप्रैल की देर रात वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। ईरान ने इजराइल पर पहली बार डायरेक्ट एयर स्ट्राइक किया और लगभग 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए इजराइल की टेरिटरी में। ईरान ने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि कुछ हफ्तों पहले इजराइल ने सीरिया के ईरानियन एम्बेसी में अटैक कर ईरानी सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की हत्या की थी। ईरान ने इस अटैक को एज लिमिटेड ऑपरेशन बताया और इस अटैक की खबर ईरान ने पहले ही अपने नेबरिंग कंट्रीज को दे दिया था और उन देशों ने ये खबर यूएस और इजराइल को भी पहुंचा दिया था। तो ये ऐसा सरप्राइज अटैक तो नहीं था, पर एक वार्निंग अटैक जरूर था इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान ने स्टेटमेंट दी है कि अगर वो इजराइल को सीरियस डैमेज करना चाहते तो और काफी ज्यादा तेज उड़ने वाले और प्रिसिशन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल भेजते थे इजराइल पर, जो इजराइल को काफी कम टाइम देता डिफेंस के लिए। और हाँ, मैं जो भी ये वीडियो में कहूँगी वो मेरे वर्ड्स या ओपिनियंस नहीं है, मैं बस वो चीजें सामने लाऊंगी जो ईरान और इजराइल ने क्लेम किया है। ईरान ने इजराइल के सिर्फ उस एयरबेस को टारगेट किया जहां से इजराइल ने उनकी एम्बेसी को टारगेट किया था, जो सीरिया में है। ईरान ने जो लगभग 300 मिसाइल्स भेजे थे इजराइल पर, उनमें से 99% को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था यूएसए, यूके, फ्रांस और जॉर्डन के एयरफोर्स ने, और कुछ डिस्ट्रॉय किए गए इजराइल के आयरन डोम और उसके जैसे दूसरे एयर डिफेंस में, और बाकी के 1% मिसाइल्स इजराइल के उस बेस पर जा गिरे और उस बेस को कुछ हद तक डैमेज कर दिया। इस अटैक ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले आया है, जिसे अगर कंट्रोल ना किया गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ जाएगी, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होगा। क्योंकि ईरान एक बहुत ही रेकलेस देश है, आप ब्रेव कह लो या पागलपंती कह लो, और ईरान ने ऑलरेडी बाकी मिडिल ईस्ट के देशों को वार्निंग भी दी है कि जिस किसी ने इजराइल की मदद की, ईरान उस देश पर भी अटैक करेगा। ईरान ने बता दिया है कि वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका से भी नहीं डरता है, क्योंकि अटैक से पहले जो बाइडेन ने ईरान को मना किया था अटैक करने से, पर फिर भी ईरान ने अटैक कर डाला। अब अमेरिका का रिस्पांस क्या था अटैक के बाद? अमेरिका ने इजराइल को कहा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे कोई एक्शन मत लेना, क्योंकि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी ईरान और इजराइल के बीच, जिसमें अमेरिका को भी आना होगा इजराइल की हेल्प करने, जबकि अमेरिका ऑलरेडी काफी उलझा हुआ है यूक्रेन को फंड करने में और इवन ताइवान को डिफेंड करने में चाइना से। तो अगर ये एक और जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका की तकलीफें और बढ़ जाएंगी। इनफैक्ट अगर अमेरिका आता है इजराइल के सपोर्ट में तो इवन चाइना और रशिया भी आ जाएंगे ईरान के सपोर्ट में, और ये चीज पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के दो सबसे बड़े दुश्मन है, पर ये दो दुश्मन एक टाइम में बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को 1948 के बाद रिकॉग्नाइज किया था। 1947 में जब पैलेस्टाइन से ब्रिटिश राज खत्म हुआ, तब यूएन ने एक 11 मेंबर्स की स्पेशल कमेटी बनाई थी पैलेस्टाइन इशू सॉल्व करने के लिए, और उन 11 देशों में से एक ईरान भी था। यूएन ने पैलेस्टाइन का पार्टीशन करने का सोल्यूशन निकाला था, जिससे ईरान, इंडिया और यूगोस्लेविया ने अपोज किया था और कहा कि इस सोल्यूशन से वायलेंस और बढ़ेगा इन फ्यूचर। ईरान, इंडिया और यूगोस्लेविया ने एक ऑल्टरनेट प्लान सजेस्ट किया, जिसमें एक सिंगल पैलेस्टाइन स्टेट होगा जिसका एक ही पार्लियामेंट होगा, पर इस सिंगल स्टेट के कुछ हिस्से ज्यूस को दिए जाए और कुछ हिस्से अरब्स को। ईरान ने ये सोल्यूशन इसीलिए दिया था सो दैट वो अपना रिलेशन वेस्ट के साथ जो ज्यूस को सपोर्ट कर रहे थे और अरब देश जो अरब्स को सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ ईरान अपना रिलेशन मेंटेन रखना चाहता था। पर 2 साल बाद ही 1948 में अरब इजराइल वॉर छिड़ जाती है, जिसे इजराइल जीत जाता है और यूएन के अप्रूव किए हुए जगह से भी ज्यादा जगह इजराइल पैलेस्टीन का कैप्चर कर लेता है, और टर्की के बाद ईरान दूसरा देश बन जाता है अंडर मोहम्मद रेजा पहलवी, द सेकंड पहलवी किंग, जो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। पर चीजें बदल गई जब मोहम्मद मुसाद 1951 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ईरान की ऑयल इंडस्ट्री जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, उन्होंने उसे नेशनलाइज करना शुरू कर दिया सो दैट ऑयल का प्रॉफिट ईरान के पास रहे, और कहा कि वेस्टर्न देश इजराइल के थ्रू मिडिल ईस्ट में कंट्रोल जमाए बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने इजराइल के साथ सारे रिलेशंस कट कर दिए, ये कहकर कि इजराइल वेस्टर्न देशों का पपेट है। लेकिन 2 साल बाद 1953 में मोहम्मद मुसाद की गवर्नमेंट को ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक कू के जरिए ओवरथ्रो कर दिया, जिससे मोहम्मद रेजा पहलवी को फिर से सत्ता में लाया गया, जो स्ट्रांगली वेस्ट के सपोर्ट में था। अब इजराइल ने तेहरान में एक अनऑफिशियल एम्बेसी सेटअप किया और 1970s तक दोनों देशों ने एम्बेसडर्स एक्सचेंज करने शुरू कर दिए।
उनका ट्रेड रिलेशनशिप काफी इम्प्रूव हुआ और ईरान इजराइल के लिए एक की ऑयल सप्लायर बन गया। उन्होंने एक पाइपलाइन भी बनाया जो ईरानियन ऑयल को इजराइल और फिर यूरोप तक पहुंचाता था। ईरान और इजराइल ने मिलिट्री और सिक्योरिटी में भी काफी कोऑपरेशन की, लेकिन ये ज्यादातर सीक्रेट रखा गया था सो दैट नेबरिंग अरब कंट्रीज ईरान से नाराज न हो जाए। फिर 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन जागी और मोहम्मद रेजा पहलवी जो वेस्ट के सपोर्ट में था उसे ओवरथ्रो कर दिया गया और उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जन्म हुआ। इस रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्लाह खुमैनी अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं इस्लाम के बेसिस पर और उन्होंने एरोगेंट वर्ल्ड पावर्स और उनके रीजनल एलाइज के अगेंस्ट खड़े होने की बात की जो उनके हिसाब से कमजोर लोगों पर जैसे कि पैलेस्टीनियंस को अपने इंटरेस्ट के लिए ऑप्रेस करते हैं। और इस वजह से ईरान में इजराइल और अमेरिका की एक नई पहचान बन गई। ईरान के लोग इजराइल को छोटा शैतान मानते थे और यूएसए को बड़ा शैतान। ईरान ने इजराइल के साथ सारे रिलेशंस कट कर दिए। ईरान से इजराइल जाने वाले सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए और जो इजरायली एम्बेसी थी तेहरान में उसे पैलेस्टाइन एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे इन दोनों देशों की दुश्मनी भी बढ़ती गई और दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल बनने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक किया करते थे। ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या प्रॉक्सी ग्रुप्स तक लिमिटेड नहीं था। ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अटैक किया करते थे पर कभी इन्होंने पब्लिकली उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसे द शैडो वॉर भी कहा जाता है। इन सब कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा रोल था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहे और ईरान कहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं अपने देश के डिफेंस के लिए। साल 2000 में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में सबसे बड़ा वायरस अटैक हुआ था जिसे द स्टक्सनेट मालवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक की वजह से ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन बनाते बनाते रह गया था और ईरान मानता है कि इस अटैक के पीछे इजराइल और यूएस का हाथ है। ईरान कहता है इजराइल ने 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को एआई कंट्रोल गन से मार दिया था और वही इजराइल भी ईरान पर ब्लेम करता है कि ईरान यमनी हाउतीज और हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल पर अटैक करता रहता है। दोनों देश एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं पर कभी भी इन्होंने डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक नहीं किया था। पर ये बदल गया पिछले हफ्ते 12 अप्रैल को जब ईरान ने डायरेक्ट अपने जमीन से इजराइल पर हमला किया। इस ईरानियन अटैक को कई सारे देशों ने अपोज किया। अब दुनिया के कई देशों ने तो इजराइल को कहा है कि आगे कोई एक्शन मत लेना। पर क्या इजराइल बाकी देशों की बात सुनेगा? क्या इजराइल चुप बैठ जाएगा या ईरान को जवाब देगा? इसका जवाब अगर आपको जानना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इस टॉपिक पर सारे अपडेट्स लाती रहूंगी। तो मिलते हैं साइफर चैप्टर्स के अगले वीडियो में। थैंक यू।